हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे 11th की फिजिक्स चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पहला चैप्टर हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट इस चैप्टर के बात करेंगे। तो आज हमें जो पढ़ना है मोशन। पहले मोशन को समझते, मोशन क्या होता है। मोशन, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और यहाँ से मैंने अपनी लोकेशन चेंज की तो क्या मैंने मोशन कर लिया। तो मोशन की छोटी सी डेफिनेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज इन लोकेशन। मोशन की छोटी सी डेफिनेशन क्या लिखी हमने, चेंज इन लोकेशन। अगर लोकेशन चेंज करी मैंने तो मोशन मैंने कर लिया या उस ऑब्जेक्ट ने मोशन कर लिया। मोशन को हम समझ सकते हैं। अच्छा, 11th में बेटा जो मोशन है वो 3 चैप्टर में निकल के आता है आपके। वो तीनों चैप्टर के नाम पहले लिखते हैं। पहला चैप्टर है बेटा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। दूसरा चैप्टर है मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, जिसको हम 2D भी बोलते हैं या प्रोजेक्टाइल मोशन भी बोलते हैं। इसके 3 नाम हैं, मोशन इन प्लेन, 2D या प्रोजेक्टाइल। तीसरा है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तीसरा नाम है इसका मोशन का चैप्टर का, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इन तीनों जो मोशन के चैप्टर हैं इनका एक और नाम है बेटा काइनामेटिक्स। इनका और एक नाम है काइनामेटिक्स, काइनामेटिक्स। इस काइनामेटिक्स को हम लोग समझेंगे। आज पहला चैप्टर लेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, मोशन स्ट्रेट लाइन हम लोग लेके चलेंगे 6 पार्ट में। कौन कौन से पार्ट हैं इसके, यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका पहला पार्ट है बेटा पोजीशन। मोशन स्ट्रेट लाइन का पहला पार्ट है पोजीशन। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। तीसरा है डिस्टेंस। फिर है वेलोसिटी, स्पीड, एक्सेलरेशन, और एक और है जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, उसमें दिखेगा नहीं आपको। रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन मतलब मैंने 7 टॉपिक्स अगर पढ़ लिए तो मोशन स्ट्रेट लाइन हमने कर लिया। मोशन स्ट्रेट लाइन को बेटा हम लोग 3 अलग अलग टाइप में पढ़ेंगे। मोशन स्ट्रेट लाइन विद वेक्टर, मोशन स्ट्रेट लाइन मैथमेटिक्स के वे में, और मोशन स्ट्रेट लाइन विद इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। ये 3 पार्ट में अगर हमने पढ़ा तो हमने मोशन स्ट्रेट लाइन समझ लिया। ठीक है, तो पहला हम टॉपिक लेके चलते हैं बेटा पोजीशन। हम लोग क्या लेके चलेंगे बेटा, पोजीशन। चैप्टर कौन सा है, मोशन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, पोजीशन। अच्छा, पोजीशन के बारे में बेटा मैं अगर बोलूँ आपको कि आपकी पोजीशन क्या है तो आप लोग क्या कहेंगे पोजीशन के बारे में। आप बोलेंगे सिंपल सा कि सर मैं NH91, सबकी अलग अलग हो सकती है लोकेशन, मैं अपनी बता रहा हूँ, NH91 NH24 से 2,3 के कोऑर्डिनेट पे हूँ, है ना। अगर मुझसे पोजीशन पूछी जाएगी तो मैं ऐसे बताऊँगा NH91 और NH24 से 2,3 पे हूँ। तो NH मैंने क्यों यूज़ किया, मैं ये भी यूज़ कर सकता था। ये ग्रेटर नोएडा है और यहाँ पर मैं ऐसे जगह इस लोकेशन पे हूँ फलानी। तो ये मेरे वैलिड रेफरेंस नहीं होंगे। पोजीशन जब भी फिजिक्स में डिफाइन की जाएगी आपको वैलिड रेफरेंस लेने पड़ेंगे। तो पोजीशन का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होगा बेटा, लोकेशन विद वैलिड रेफरेंस, लोकेशन विद वैलिड रेफरेंस, लोकेशन विद वैलिड रेफरेंस। ये चैप्टर बेटा आपने 9th में भी पढ़ा होगा। आज इसी चैप्टर को थोड़ा सा और मॉडिफाई रूप में पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पर हम लोग पोजीशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, स्पीड, एक्सेलरेशन सभी थोड़ा सा और मॉडिफाई रूप में थोड़ा सा पढ़ेंगे। बाकी आप सबको पता ही है। पोजीशन हमने पढ़ ली। पोजीशन क्या होती है, लोकेशन वैलिड रेफरेंस। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे इसको O मान लूँ, इसको 0,0 रेफरेंस मान लूँ, यहाँ से एक लाइन बना दूँ, इसको P मान लूँ, तो यहाँ बन जाता है ये OP पोजीशन वेक्टर। ये क्या बन जाता है बेटा, पोजीशन वेक्टर। यहीं से 11th का टचअप शुरू होता है। यहाँ तक आपने 9th में बहुत जगह पढ़ा होगा। यहाँ से 11th का टचअप शुरू होता है। OP क्या होता है मेरा, पोजीशन वेक्टर। OP को हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर। अच्छा, पोजीशन वेक्टर की कोई अगर डेफिनेशन पूछेगा तो क्या बोलेंगे हम उसको, हम बोलेंगे मीटिंग लाइन ऑफ
ओरिजिन एंड प्रेजेंट पोजीशन। सिंपल सिंपल डेफिनेशन हम लोग लिखेंगे, मीटिंग लाइन ऑफ ओरिजिन एंड प्रेजेंट पोजीशन, ऐसे कह सकते हैं ना, ठीक है, प्रेजेंट पोजीशन, ठीक है। मतलब हम लोग को पोजीशन भी पता चल गई, पोजीशन वेक्टर भी पता चल गया। अब आते हैं, बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर मेरी लोकेशन थी, मैंने यहाँ मूव कर लिया अपने आप को, यहाँ पे मैंने अपने आप को यहाँ पे आ गए 6,4 पे, तो क्या मेरा नया पोजीशन वेक्टर बन गया बेटा? ये मेरा बन गया नया पोजीशन वेक्टर, ठीक है। नया पोजीशन वेक्टर बनते ही तो क्या मैं यहाँ P और S के बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींचूंगा, क्या इसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ बेटा? बोल सकते हैं। अगर मैंने अपने कोऑर्डिनेट चेंज किए हैं, लोकेशन चेंज की है, तो उनके बीच में जो स्ट्रेट लाइन होगी उसको मैं डिस्प्लेसमेंट बोलूँगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग लिख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हम लोग का? डिस्प्लेसमेंट को क्या लिखेंगे बेटा? हम लोग ने क्या अभी बताया था, फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन के बीच की स्ट्रेट लाइन को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। बस थोड़ा सा चीज़ चेंज करूंगा मैं यहाँ पे, हम लिखेंगे स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। कुछ भी ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, मैंने वेक्टर वर्ड यूज कर लिया, है ना। बाकी आपको पता ही था, स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन आप पढ़ते आए, मैंने वहाँ पे वेक्टर शब्द यूज कर लिया। इसका एक नाम और होता है स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन, ये होता था, ठीक है। अच्छा, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसका एक और नाम होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन, यहाँ वेक्टर में जोड़ देता हूँ, फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। अच्छा, इसको एक चीज़ और समझते हैं, ये इट कैन बी निगेटिव, ये निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव पॉजिटिव जीरो हो सकता है। निगेटिव मतलब अगर मैं अपनी ही लोकेशन पे वापस पहुंच के पीछे चला जाऊं तो निगेटिव होगा, अपनी लोकेशन से आगे जाऊं तो पॉजिटिव होगा, अपनी लोकेशन पे वापस आ जाऊं तो जीरो हो जाएगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट मुझे समझ में आ गया, ये होता है, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट के बाद अगर मान लो कोई बच्चा यहाँ से ऐसे ना जाके, ये सीधे ना जाके ऐसे घूम घूम के गया हो, मान लो ऐसे ऐसे मूव करके गया हो, तब तो अगर कोई बच्चा अगर मान लो इस पाथ में गया हो, यहाँ पहुँचा हो, तो इसको क्या बोलेंगे? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ का दूसरा नाम क्या बेटा? डिस्टेंस। पाथ लेंथ का दूसरा नाम क्या है? डिस्टेंस, है ना। मतलब अगर कोई बच्चा किसी दूसरे पाथ में गया हो तो उसको हम डिस्टेंस बोलेंगे, और वो बच्चा अगर मान लो ऐसे भी गया हो, सीधे भी गया हो, तो ये भी डिस्टेंस ही होगी। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन वेक्टर एंड इनिशियल पोजीशन वेक्टर, है ना। अगर डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन होगी तो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगी। तो यहाँ पर मैं डिस्टेंस को भी थोड़ा सा लिख लेते हैं हम लोग। डिस्टेंस क्या होती है? पाथ लेंथ, बस सिंपल सा पाथ लेंथ, है ना। मैक्सिमम चीज़ें आपको पता है। अच्छा, डिस्टेंस के बारे में एक चीज़ मैं और बताऊं, अगर मैं इस वाले फिगर में जाऊं तो इस वाले फिगर से क्या आपको एक चीज़ पता चली है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके बराबर होगी, सही है। क्या इसको समझ सकते हैं? डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या उसके बराबर हो सकती है, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, है ना। ये भी कह सकते हैं, है ना। हमें डिस्टेंस में ये चीज़ें पता चल गई। अब आते हैं हम लोग वेलोसिटी पे, आते हैं वेलोसिटी पे। पहला फिगर जो भी हमने बनाया उसको ही देखते चलिए। यहाँ से यहाँ तक जब गए होंगे तो कुछ टाइम लगा होगा, टी टाइम। डिस्प्लेसमेंट में जितना टाइम लगा वेलोसिटी बन जाती है, डिस्टेंस में जितना टाइम लगा वो बन जाती मेरी स्पीड, है ना।
डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अगर टाइम से डिवाइड कर दें बेटा तो वही स्पीड और वेलोसिटी बन जाती है ना। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में टाइम से डिवाइड कर देंगे तो वही स्पीड और वेलोसिटी बन जाएगी। तो वेलोसिटी को क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है। अच्छा वेलोसिटी क्या होती है बेटा, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इसके फॉर्मूले भी लिख सकते हैं, इसका एक यूनिट भी लिख लो, इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, है ना। अच्छा वेलोसिटी कुछ फॉर्मूले बेटा आप लिख सकते हैं, v बराबर v वेक्टर बराबर r2 माइनस r1 अपॉन टी, या ऐसा लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन टी, या लिख सकते हैं हम लोग ds अपॉन dt। जो ये वाला फॉर्मूला बेटा ये यहाँ पे ज़्यादा यूज होगा, ds अपॉन dt। ठीक है, ds अपॉन dt हम लोग इसको यूज करेंगे। r2 बाई r1 मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको हम लोग बोलते थे डिस्प्लेसमेंट। यहाँ टाइम है, ये डेल्टा एस जो कि इसी का एक रूप है डेल्टा एस अपॉन टी। ds क्या है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट और छोटे से टाइम में, जहाँ पर इसको वेलोसिटी बोल सकते हैं ना। वेलोसिटी मिल गया। अच्छा वेलोसिटी को हम लोग क्या और उसको समझ लेते हैं, वेलोसिटी की टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अच्छा वेलोसिटी के टाइप बेटा कितने होते हैं, पहला है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन सब एक ही है। अगर मेरा डिस्टेंस और टाइम सेम चल रहे हैं तो वो क्या बोला जाएगा, यूनिफॉर्म। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी को क्या बोल सकते हैं, इक्वल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ऑन इक्वल टाइम। नॉन यूनिफॉर्म को क्या बोलेंगे, इसी का उल्टा कर दीजिए आप, है ना। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यहाँ पे 8 मीटर 2 सेकंड में, 8 मीटर 1 सेकंड में, 10 मीटर 1 सेकंड में, ऐसे कुछ भी चल रहा है। 16 मीटर 2 सेकंड में। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट भी वेरिएबल है और टाइम भी वेरिएबल है। तो ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। फिर आते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी को हम क्या करते हैं, मान लीजिए मैं लखनऊ से, मान लीजिए ग्रेटर नोएडा कोई बंदा आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी बेटा, 500 किलोमीटर। टाइम कितना लगा उसे, 10 आवर्स ले लेते हैं ना, 10 आवर्स ले लेते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है बेटा, v बराबर 500 अपॉन 10, जिसको बोलेंगे 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब 50 किलोमीटर पर आवर से एक बंदे ने लखनऊ से ग्रेटर नोएडा ट्रैवल किया। तो यहाँ पर एक चीज़ समझते हैं एवरेज वेलोसिटी में, क्या 50 किलोमीटर पर आवर से क्या लगातार चल रहे थे, नहीं। क्या कहीं पे रुके थे, हाँ रुके थे। कहीं पे स्पीड कम भी हुई थी, कहीं पे स्पीड ज़्यादा भी हुई थी। तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे इट इज़ नॉट एक्यूरेट। इट इज़ नॉट एक्यूरेट, ये एक्यूरेट नहीं होती बेटा, या तो ऐसे इसको लिखो, इट इज अप्रॉक्स। अप्रॉक्स है ना, ये अप्रॉक्स होती है। सही है। अच्छा अप्रॉक्स वर्ड क्यों आया, अभी तक अप्रॉक्स वर्ड नहीं आया था। हम लोग एवरेज वेलोसिटी पढ़ते थे और उसको हम लोग ऑथेंटिकेट मानते थे, हाँ यही सही है। लेकिन अप्रॉक्स वर्ड आने का मतलब कि नया वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आ गया। नया वेलोसिटी क्या है बेटा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। नई वेलोसिटी क्या है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में क्या होता है, मान लीजिए आपने घर के कमरे से गेट तक बेल बजी, वो डिस्टेंस है मान लीजिए 10 मीटर की, बेल बजी, आप कमरे से गेट तक गए, आपने कितना समय लिया, मान लीजिए 2 सेकंड का समय लिया, तो आपकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 10/2, 5 मीटर पर सेकंड। तो क्या 2 सेकंड में आपने कहीं बीच में रुके होंगे, फ़ोन किया होगा आराम से, या मान लीजिए रुके होंगे आराम किया होगा,
क्या ऐसा कुछ किया और नहीं? क्या मैंने 2 सेकंड लगातार डिस्प्लेसमेंट लिया है, एवरेज वेलोसिटी में लगातार डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा था, कहीं रुके थे, वेरिएबल वेलोसिटी भी हो रही थी, इसीलिए इसको बोला गया अप्रॉक्स। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलती आपका हर डिस्प्लेसमेंट और हर टाइम एक साथ कोई ना कोई वेलोसिटी दे रहा होगा, तो हम 5 मीटर पर सेकंड बोलेंगे, ये एक्यूरेट है, ये इट इज एक्यूरेट, ये एक्यूरेट है ना, ये बोल सकते हैं। और यहीं पे एक फॉर्मूला यूज करते हैं हम लोग, ds अपॉन dt, जिसको हम लोग dx अपॉन dt भी लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग का शुरू होता है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से, ठीक है। ठीक है, इसको हम लोग अभी करेंगे। पहले हम लोग वेलोसिटी को थोड़ा और बेसिक समझ लेते हैं। स्पीड हमने कर ली है, स्पीड भी लिख लीजिए। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। ये स्केलर होती है, इट इज स्केलर, ये सब चीज़ें हमने पढ़ी हुई बेटा, थोड़ा स्पीड में करते हैं हम लोग। इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकेंड, है ना। एक चीज़ और कह सकते हैं, क्या स्पीड वेलोसिटी से बड़ी हो सकती है और उससे बराबर हो सकती है, या फिर ऐसे कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी का रेशियो ग्रेटर और इक्वल टू 1 होता है ना, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, इनको सिंपली छोटे से नोट्स बना के रख सकते हैं ना। अच्छा, अब आते हैं न्यूमेरिकल पे। पहला न्यूमेरिकल लेते हैं, फाइंड वेलोसिटी एट B point if any object start with u speed in half circular path of radius r, है ना। एक छोटा सा न्यूमेरिकल दिया गया, एक सर्कुलर पाथ में बंदा चल रहा है, मान लो u स्पीड से ना, r रेडियस पे, a से चलता है और b पे पहुंचता है, तो b पे मुझे वेलोसिटी बतानी है। फाइंड वेलोसिटी एट b पॉइंट इफ एनी ऑब्जेक्ट स्टार्ट विद u स्पीड इन हाफ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r, है ना। ये न्यूमेरिकल है, ठीक है। आसान न्यूमेरिकल है, कैसे करेंगे इसको बेटा? अगर मुझे b पर वेलोसिटी निकालनी है, ये न्यूमेरिकल एक चीज़ और भी बताएगा आपको कि स्पीड और वेलोसिटी में दोनों अंतर क्या है। मुझे बी पे वेलोसिटी निकालनी, तो क्या लिखेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सिंपल। जब न्यूमेरिकल ना समझ में आए तो बेसिक फॉर्मूला यूज करिए, जितना आपको पता है बिल्कुल बेस से चलिए, आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, v बराबर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिख दिया। a से b तक क्या मुझे डिस्प्लेसमेंट पता है बेटा क्या होगा? a से b तक डिस्प्लेसमेंट मेरा स्ट्रेट लाइन बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन हमने पढ़ा हुआ है, तो क्या होगा? 2r हो जाएगा। तो 2r मैंने यहाँ पे लिख दिया। टाइम कितना होगा? t। टाइम अपनी तरफ से t रख दिया। अब t को कैसे निकालेंगे बेटा? t को निकालने के लिए क्या करेंगे? स्पीड का सहारा लेंगे। स्पीड क्या होती है? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड u दी हुई है और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? पाई आर। पूरे सर्किल की 2 पाई आर, हाफ सर्किल की पाई आर। टाइम मैंने t ले लिया, तो t बराबर क्या होगा बेटा? पाई आर अपॉन यू। t की वैल्यू क्या हो गई? पाई आर अपॉन यू। यहाँ पे रखेंगे t की वैल्यू, पुट t बराबर पाई आर अपॉन यू। तो v बराबर क्या हो गया? 2r अपॉन पाई आर अपॉन यू। r से r कैंसिल आउट हो, तो v वेलोसिटी क्या आ गई बेटा? 2u अपॉन पाई। ये वेलोसिटी मेरी मिल गई कहाँ पे? b पॉइंट पे मिल गई। मतलब मैंने ऐसा न्यूमेरिकल कर लिया कि अगर मुझे बोला जाए कि स्पीड और वेलोसिटी क्या एक होती हैं? नहीं होती हैं। कब नहीं एक होती हैं? जब मेरा पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन में ना चले। अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो स्पीड और वेलोसिटी एक होंगी, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एक होंगे। लेकिन पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में नहीं चल रहा, जो कि इस न्यूमेरिकल में दिया गया है, तो वेलोसिटी मेरी अलग आई, स्पीड मेरी यू थी, है ना। तो ये न्यूमेरिकल ऐसे कर सकते हैं, है ना। दूसरे न्यूमेरिकल पे आते हैं हम लोग। दूसरे न्यूमेरिकल को करने से पहले छोटी चीज़ें लिख लेते हैं बेटा। सर्किल के बारे में समझ लेते हैं।
डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, एक कंप्लीट सर्किल में, कंप्लीट सर्किल, एक कंप्लीट सर्किल अगर आर का होगा तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी बेटा? 2 पाई आर, है ना। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 0, क्योंकि फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन एक ही हो गई, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड में लिखूं मैं, हाफ सर्किल, हाफ सर्किल का डिस्टेंस कितना होगा बेटा? पाई आर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r। अगर यहीं पे मैं लेता हूँ क्वार्टर सर्किल या 1/4 सर्किल, तो 1/4 सर्किल कितना होगा? 1/4 सर्किल ऐसे, ये आर है, या ए से बी तक चले, तो 1/4 सर्किल अगर ऐसे मूवमेंट हो रहा है तो उसका डिस्टेंस कितना होगा बेटा? पाई आर अपॉन 2, सही है। इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा? ये होगा, ये लाइन होगी। ये लाइन पाइथागोरस से हम लोग को पता r √2 होती है। इसको यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ लेते हैं ए बी का स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ओ ए का स्क्वायर। ए बी स्क्वायर हमें जो कि डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ओ बी कितना है? आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 2r स्क्वायर। तो ए बी बराबर क्या हो गया? r √2। क्वार्टर सर्किल का डिस्प्लेसमेंट कितना है बेटा? r √2। तो इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं। हम लोग ये सब इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि सर्किल का कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है। आते दूसरे न्यूमेरिकल पे। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट सी पॉइंट। एक न्यूमेरिकल दिया गया बेटा आपको, ए से पार्टिकल चलता है बी तक, वेलोसिटी होती है 20 मीटर पर सेकंड। बी से सी तक चलता है 40 मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे डिस्टेंस भी डी है, यहाँ पे डी डिस्टेंस है। मुझे पूछा गया सी पर वेलोसिटी बताइए, है ना। तो कैसे करेंगे बेटा? यहाँ पे वेलोसिटी ली हमने, वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये ले लिया, सही है। अच्छा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम लेते ही हमें डिस्प्लेसमेंट कितना दिया? डी प्लस डी, और टाइम क्या है? t1 प्लस t2। मैंने मान लिया अपनी तरफ से, टाइम मान लिया t1 प्लस t2, सही है। यहाँ पर मानते हैं t1 t2, यहाँ मानते हैं t1 इसका टाइम, t2 इसका टाइम, सही है। अच्छा, t1 t2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम बराबर क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब t1 बराबर क्या होगा? d अपॉन 20। ऐसे t2 बराबर क्या हुआ? d अपॉन 40। t1 और t2 की वैल्यू मुझे मिल गई d अपॉन 20, d अपॉन 40। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं बेटा 2d, 2d, और यहाँ पे d अपॉन 20 प्लस d अपॉन 40। तो यहाँ पे रखा मैंने 2d इधर लिया, d कॉमन ले लिया, 1 अपॉन 20 प्लस 1 अपॉन 40। d से d कैंसिल आउट हुआ, d, और यहाँ एलसीएम लिया मैंने, तो आया 40 प्लस 20 अपॉन 40 इंटू 20। ये ऊपर गया, ये d से d कैंसिल आउट हो गया था, यहाँ 2 बचा था केवल, है ना। तो क्या होगा? 2 इंटू 40 इंटू 20 अपॉन 60, ये दोनों कैंसिल आउट हुए। तो आंसर क्या आएगा बेटा? 80/3 मीटर पर सेकेंड, सही है। 80 मीटर पर सेकेंड मेरा क्या आ गई? एवरेज वेलोसिटी कहाँ पर? सी पॉइंट पे आ गई। ये न्यूमेरिकल आएगा तो हम इसको ऐसे आसानी से कर सकते हैं, है ना। अच्छा, ठीक है। अब दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं हम लोग। फाइंड एवरेज वेलोसिटी एट सी।
ए है, ये बी है और ये सी है। दूसरा ऐसी न्यूमेरिकल और हो गया, यहाँ पे dy/5 d/5 और ये हो गया मान लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड और ये 40 मीटर पर सेकेंड। और ए बी सी तीसरा पॉइंट हो गया मेरा, ए से बी तक यहाँ पे डी वेलोसिटी है मान लीजिए 60 मीटर पर सेकेंड, बी से सी पे वापस लौटे तो यहाँ पे 40 मीटर पर सेकेंड से लौटे, है ना। अच्छा, फोर्थ में ए से बी और सी यहाँ पे मान लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे 20 मीटर पर सेकेंड और यहाँ पे d/10 कर दिया। ये आ गए चार न्यूमेरिकल जो लास्ट न्यूमेरिकल की तरह ही हैं, लेकिन इनको हम ऑब्जेक्टिव मेथड से लगाएंगे। फिर से समझते हैं। पहला न्यूमेरिकल सब्जेक्टिव मेथड से 3 या 4 मिनट में या मैक्सिमम 5 मिनट में, दूसरे न्यूमेरिकल उन्हीं को हम 30 सेकंड में 1 मिनट में करेंगे। अच्छा, ये न्यूमेरिकल अगर बेटा आपके सामने आएगा तो इसको 1 मिनट में या 30 सेकंड में कैसे करेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला है, उसको लिख लेते हैं। यहाँ लिखिए स्टार करके, इफ़ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इन स्ट्रेट लाइन इज इक्वल, देन एवरेज velocity at the end of journey, एंड ऑफ जर्नी पे जो एवरेज वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला होगा बेटा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, है ना। कुछ बच्चों को फॉर्मूला पता भी होगा, जिनको नहीं पता वो लिख सकते हैं। ये सभी फॉर्मूले मतलब ये सभी न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले से हो जाएंगे, है ना। एक करके देखते हैं। इसको करने से पहले बेटा पहला ये जो न्यूमेरिकल हमने करा था इसी को वेरीफाई कर लेते हैं कि मेरा फॉर्मूला सही है कि गलत है ना। इसमें आंसर कितना था 20/3, फॉर्मूला लगा के देखते हैं, यहाँ पे आंसर आना चाहिए। क्या होता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। v1 कितना दिया 20, v2 कितना दिया 40 और v1 प्लस v2 20 प्लस 40, तो 2 इंटू 800 अपॉन 60, एक जीरो इससे कट गया, एक इससे कटा तो कितना आ गया 80/3, कितना आ गया मीटर पर सेकंड। मतलब फॉर्मूला हम लोग का सही है, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे जब मेरा ऑब्जेक्टिव में आएगा, और इस मेथड को तब यूज करेंगे जब सब्जेक्टिव में न्यूमेरिकल दिया जाएगा, है ना। तो हम लोग अब ये चारों न्यूमेरिकल क्या इस फॉर्मूले से कर सकते हैं बेटा। मैक्सिमम 1 मिनट लगेगा, आपको आंसर आ जाएगा। एक न्यूमेरिकल करके देखते हैं, कोई भी एक न्यूमेरिकल देखते हैं ना। ये कर लेते हैं थर्ड वाला, वी एवरेज क्या होगा 2 वेलोसिटी कितनी 60, दूसरी वेलोसिटी 40 अपॉन 60 प्लस 40, 2 60 40 अपॉन 100, तो इसको करा मल्टीप्लाई 4800 अपॉन 100, दोनों कट गए तो 48 मीटर पर सेकेंड। बचे हुए न्यूमेरिकल आप करिएगा इसी फॉर्मूले से। इन न्यूमेरिकल को हम लोग आगे बढ़ते हैं छोड़कर नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, है ना। ये तो हो जाएगा आपसे, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग बाद में करेंगे, पहले एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं ताकि न्यूमेरिकल आसानी से हो जाए। एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी मेरी चेंज हो रही है, वेलोसिटी मेरी क्या हो रही है चेंज हो रही है, चेंज मतलब कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। वेलोसिटी चेंज हो रही तो वहाँ पर क्या आता है एक्सेलरेशन आता है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन टाइम, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, सही है। तो इसकी अगर डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या कहलाएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, है ना। इसका यूनिट क्या है, इसको पहले इट इज स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी है।
और इट्स यूनिट इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, इसकी डायरेक्शन कौन डिसाइड करता है? एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी बेटा। तो डायरेक्शन कौन डिसाइड करेगा ये देख लेते हैं। मान लीजिए सपोज करिए यहाँ पर मैं बनाता हूँ, मान लीजिए एक बच्चा कार से जा रहा है और मान लीजिए मैं यहाँ पे उसके सामने ऐसे मिल जाता हूँ उसको। कार से एक बच्चा जा रहा है, उसके सामने मैं ऐसे खड़ा हूँ, उसकी वेलोसिटी कितनी है? v वेलोसिटी है। तो बेसिकली यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, यहाँ पे ब्रेक लगाएगा। तो हम लोग ज़्यादा टेक्निकल टर्म पे नहीं जाते, हम लोग ये मान के चलते कि जैसी ब्रेक लगे तो एक हाइपोथेटिकल बंदा ऐसे करके ऐसे एक फोर्स लगा रहा होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तभी तो कार रुकी। फोर्स लगा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स होता कितना है? m/a। तो हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा कि जो भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा वो ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। ये चीज़ बेटा लिख लीजिए, ये न्यूमेरिकल में बहुत काम आएगी। फोर्स के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हमेशा काम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट करके लिख लेते हैं। एक्सेलरेशन ऑलवेज वर्क इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अच्छा, मैं अपने लेक्चर में जो भी चीज़ रेड से लिखा करूँ बेटा उनको आप नोट जरूर करा करिए, बाकी ये ब्लैक में तो आपको पता ही होगा। रेड वाले नोट क्या है कि हम लोग को हाईलाइट कर लिया करिए, अगर आपने कॉपी में बना रहे हैं तो उनको हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया करिए कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। बाकी ये चीज़ भी आपको पता है। अब ये जो डायरेक्शन वाला पॉइंट है इसको एक बार समझ लेते हैं कि डायरेक्शन कैसे पता करते हैं। मान लीजिए एक मैंने एक बॉल ली मैंने और उसको ऐसे ऊपर फेंका, एक बॉल को ऊपर फेंका तो ऊपर जाएगी बॉल और फिर ये बॉल नीचे भी आएगी। तो बॉल के दो स्टेप हो गए मोशन के, एक अपवर्ड मोशन और दूसरा डाउनवर्ड मोशन। ये हो गया अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन हो गया। इसी पे न्यूमेरिकल बन गया। पूछा गया फाइंड डायरेक्शन, ये एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन ऑफ बॉल। अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था और डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन क्या था, है ना। ये समझते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, अपवर्ड मोशन, अगर मोशन जिधर हो रहा है वेलोसिटी हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी, जिधर मोशन हो रहा होगा उधर ही वेलोसिटी होगी, बिल्कुल नो डाउट। तो मैंने क्या करा, अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन ऊपर बना लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक्सेलरेशन किधर काम करेगा ये ध्यान रखिए, मतलब ये बताइए कहाँ होगा। मोशन ऊपर हो रहा है, एक्सेलरेशन किधर होगा। अभी हमने पढ़ा एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा, तो ये वेलोसिटी यहाँ पर जाके क्या बेटा जीरो हो जाएगी। वेलोसिटी जीरो होने का मतलब ही उस पर फोर्स काम कर रहा है। फोर्स काम कर रहा है किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स काम कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है। तो ग्रेविटेशन फोर्स क्या बनाएगा, एक छोटा सा एक्सेलरेशन जी, जिसकी वैल्यू होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखिए जो ग्रेविटेशन फोर्स का हमारा एक्सेलरेशन होता है, जिसको ग्रेविटी भी बोलते हैं, वो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। जी 10 मीटर पर सेकेंड नीचे काम कर रहा है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये निकल के आता है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्जेक्ट मेरा एक बार जरूर रुकेगा। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो ऑब्जेक्ट एक बार जरूर रुकेगा, है ना, वन सा स्टॉप, है ना। अब यहाँ पर डाउनवर्ड मोशन में आते हैं, मेरी वेलोसिटी किधर होगी, ऑब्वियस सी बात है, मोशन इधर है तो वेलोसिटी भी इधर होगी। और एक्सेलरेशन तो हमेशा डाउनवर्ड ही काम करता है ना। तो डाउनवर्ड मोशन में वेलोसिटी इधर और एक्सेलरेशन भी इधर, अपवर्ड मोशन में वेलोसिटी इधर, एक्सेलरेशन नीचे। यहाँ पर दोनों एक तरफ है, ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा नहीं। लेकिन इसके सामने मान लीजिए
सरफेस ऑफ द अर्थ आ जाती है तो ये यहाँ पर कोलाइड करके अपनी एनर्जी दे देगा, रुक जाएगा। ये एक अलग कंडीशन है। यहाँ पर रुकने का मतलब कॉलिजन होता है, यहाँ पे अपनी एनर्जी दे देता है, जहाँ रुक जाता है। अगर ये अर्थ की सरफेस नहीं आएगी तो ये कभी नहीं रुकेगा। मतलब ये कंडीशन कभी भी स्टॉप होने वाली नहीं। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर एक ही डायरेक्शन में हो तो ऑब्जेक्ट नेवर स्टॉप। ये लिख लेते हैं, ऑब्जेक्ट वंस स्टॉप, और यहाँ क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट नेवर स्टॉप, है ना। कुल मिला के हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सभी चीज़ें समझ लिए ना। इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लिए बेटा, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं। इसके बाद इस पर और आगे बढ़ेंगे ग्राफ के साथ और कुछ इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ, है ना। इक्वेशन ऑफ मोशन, ग्राफ और वेक्टर, ये तीनों चीज़ें पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में ना। आज के लिए इतने बेटा।